देखेंगे, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाते हैं। तो संविधान के भाग 2 में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान है भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, वह भारतीय है। अमेरिका की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नागरिकता निम्नलिखित विशेषताओं में से, कह रहा है भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। तो भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है। तो इसमें सही है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती भारतीय बैंक में धन जमा करके। और प्राप्त कैसे की जा सकती है भारतीय नागरिकता? जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। किसी भूभाग के, ये देखो 5 बातें बताई गई हैं नागरिकता प्राप्त करने के तरीके बताए गए 5। भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1 जन्म द्वारा, नंबर 2 वंश क्रम द्वारा, नंबर 1 जन्म द्वारा, नंबर 2 वंश क्रम द्वारा, नंबर 3 रजिस्ट्रीकरण द्वारा, नंबर 4 देशीकरण द्वारा, नंबर 5 किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा भारतीय नागरिकता इन 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा, वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के, भारतीय नागरिकता। लेकिन बैंकों में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। क्वेश्चन है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। नंबर 2 स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। यही 2 कारण हैं। अगर जो है वो भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है या स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करे या स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले। तो इसमें 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए। ऐसे भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल एक कथन सही है। नंबर 1 नागालैंड असम मणिपुर आंध्र प्रदेश
सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्राकृतिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। तो इसमें एक कथन केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो अमेरिका में। क्वेश्चन था किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? संसद। क्वेश्चन था कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो संसद। संसद जो है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। कौन सक्षम है? संसद। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 7 वर्ष। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष बिताने होंगे। अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है तो भारतीय मूल के व्यक्ति को पंजीकरण द्वारा नागरिकता अगर प्राप्त करनी है भारतीय मूल के व्यक्ति को तो 7 वर्ष भारत में बिताने होंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो ए नंबर सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया। तो ए नंबर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो संविधान द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को, यानी उच्चतम न्यायालय जो है हमारा उसको अनुच्छेद 32 के तहत और हाईकोर्ट को 226 अनुच्छेद के तहत जो है मूल अधिकारों को जो है लागू कराने की शक्ति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। क्वेश्चन है मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग्य नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि नंबर 1 यह संविधान में उल्लिखित होता है, सही है, नंबर 1 सही है। नंबर 4 देख लो, यह व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होता है। नंबर 5 इसमें सही है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो मूल अधिकारों, कह रहे हैं अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है। नंबर 1, क्योंकि अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में
निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। आगे बता रहे हैं, मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्यकृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 एवं 362 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 358 और 362 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह राज्यकृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्यकृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। नंबर 2, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। नंबर 1, ये राज्यकृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। नंबर 2, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तो मौलिक अधिकारों के विषय में 1 और 2 कथन सही है। ये राज्यकृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित किया गया है? अनुच्छेद 14 में। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित किया गया है? अनुच्छेद 14 में। कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है अनुच्छेद 14 में। कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है अनुच्छेद 14 में। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक, है ना, समानता का अधिकार। तो इसमें 14, 15 और 16 में दिया गया है। समानता का अधिकार 14, 15, 16 में दिया गया है, वैसे 14 से 18 तक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 14, 15 और 16 अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी एवं गैर अनुदान प्राप्ति सम्मिलित है अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 15(5) के तहत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्ति भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत। अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कथन है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी।
तो ए आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? क्वेश्चन फिर से समझेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 संसद और विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 13। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य मौलिक अधिकार के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य मौलिक मौलिक अधिकारों की संविधान में सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 13 का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो हैं 19 से 22। स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। 19 से 22 में बताया गया भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में है। अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। कह रहा उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, ये दोनों अधिकार जो है भारतीयों को प्राप्त हैं, गैर नागरिकों को नहीं। भारतीय नागरिकों को ये दोनों अधिकार प्राप्त हैं, गैर भारतीय नागरिकों को नहीं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समता। कानून के समक्ष समता। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है या गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार भारतीय नागरिक तथा विदेशियों सभी को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? क्वेश्चन है, किसने भारतीय न्यायालयों को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? नंबर 1, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। नंबर बी, ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। नंबर सी, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना।
ABC सभी को मिलाकर पढ़ना। अगर ABC तीनों को मिलाकर पढ़ें, प्रस्तावना, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16, तो इससे जो है न्यायालयों को ये अधिकार मिला है समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। इसी से जो है न्यायालय जो है समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार मानते हैं। प्रस्तावना, अनुच्छेद 14, 15, 16 तीनों को मिलाकर पढ़ना। नेक्स्ट, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। समता का अधिकार। कह रहे हैं धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। समता का अधिकार। समता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार है। 14 में है विधि के समक्ष समता। 15 में है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 16 में है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। 17 में है अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? आर्थिक समानता। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? आर्थिक समानता। आर्थिक समानता। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? नंबर ए, मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। और चौथा है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? नंबर 1, मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। नंबर 4, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 24। कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से
कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबद्ध है? अनुच्छेद 24। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबद्ध है? अनुच्छेद 24। ICCPR के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अंतर्गत के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन है अनुच्छेद 17। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 17 द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 17 द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 17 द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता उन्मूलन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता उन्मूलन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता उन्मूलन से। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। फिर से समझ लीजिए, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। नेक्स्ट, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? नंबर 1, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण द्वारा। भारत में अस्पृश्यता का निवारण किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? नंबर 1, कानून बनाकर। नंबर 2, शिक्षा की उन्नति द्वारा। नंबर 1, कानून बनाकर। नंबर 2, शिक्षा की उन्नति द्वारा। नंबर 3, जन जागरण के द्वारा। जन जागरण के द्वारा भारत में अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण द्वारा। जन जागरण द्वारा। नेक्स्ट, मद्रास राज्य बनाम दोरईराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मद्रास राज्य बनाम दोरईराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ये मद्रास बनाम दोरईराजन मामले में जो है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को जो है संशोधित किया गया है। निर्णय के परिणाम स्वरूप मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया, भेदभाव के विरुद्ध मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है?
अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19(1)(a) में भारतीय संविधान जो है प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है संविधान, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19(1)(a) में अनुच्छेद 19(1)(a) में भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में विशेष रूप से उपबंधित है। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में विशेष रूप से उपबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 19 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 17 के तहत। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 17 के तहत। स्वतंत्रता के अधिकार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। नेक्स्ट, किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? अवांछनीय आलोचना। कह रहे हैं किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? अवांछनीय आलोचना। किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? अवांछनीय आलोचना। अवांछनीय आलोचना के आधार पर नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अवांछनीय आलोचना के आधार पर नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर
प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 कह रहा है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 एक डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है? एकांतता का अधिकार। अनुच्छेद 19 एक डी को मिला लो और अनुच्छेद 21 को मिला लो, मिलाकर पढ़ने से अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 एक डी को मिलाकर पढ़ने से एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 19 एक डी और अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ने से एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कह रहे हैं निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? मृत्युदंड। मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता, ध्यान रखना। मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21। नेक्स्ट, कह रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत नंबर 1 धर्म प्रचार करने का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार। 1, 2, 3 धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत प्राप्त है। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धार्मिक धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? मानववाद के। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? मानववाद के। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? मानववाद के। मानववाद के। इसमें सुमेलिखित है, कह रहा कौन सा सही सुमेलिखित नहीं है? तो अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार बालात श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार
एवं बालात श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 में है। 29 में लिखा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो ये अनुच्छेद जो है 29 में नहीं है, गलत दिया है, अनुच्छेद 30 में है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। और 29 में कहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, तो यहाँ पे ये गलत दिया है, डी नंबर। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है और 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट, इसमें मानव दुर्व्यापार तथा बालात श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये अनुच्छेद 31 दिया है, गलत है, अनुच्छेद 30 में है, ये अनुच्छेद 30 में है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोक व्यवस्था, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। नंबर 1 लोक व्यवस्था, नंबर 4 इसमें सही है सदाचार और स्वास्थ्य। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में व्यवस्था दी गई है। नेक्स्ट है, पहला कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन 2 नंबर सही है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, यही कथन इसमें सही है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए। परमादेश हम आदेश देते हैं। परमादेश हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख। प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित कीजिए। उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित कीजिए। प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख। प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित कीजिए। परमादेश हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए। अधिकार प्रच्छा किस अधिकार से। अधिकार प्रच्छा किस अधिकार से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार प्रवर्तित है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। कह रहा कौन सा सही नहीं है, तो इसमें सही नहीं है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, गलत है। मूल अधिकारों का संरक्षक जो है राष्ट्रपति नहीं है, संसद है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति नहीं है, क्योंकि संसद है। नहीं, संसद नहीं, न्यायालय है। संरक्षक न्यायालय है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायालय है। सही कथन देख लो इसमें। के एम मुंशी संविधान की प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। मूल अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो न्यायपालिका को। न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है, उच्चतम न्यायालय को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट कथन है, संविधान के अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। सही है, कथन सही है। कारण, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण की सही व्याख्या करता है। संविधान के अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, सही है। कारण, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय किस रिट को जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? हैवियस कार्पस। हैवियस कार्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैवियस कार्पस रिट दायर की जा सकती है। हैवियस कार्पस।
मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये बात कही गई है केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 23 में बताया, नहीं मिनर्वा मिल्स मामले में मूल ढांचे का सिद्धांत बताया है। मिनर्वा मिल्स मामले में, मिनर्वा मिल्स मामले में मूल ढांचे का सिद्धांत बताए हैं। अच्छा, फिर से देखो, मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है केशवानंद भारती केस में। मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल केस में है। मूल ढांचे का सिद्धांत इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध है संविधान के अनुच्छेद 23 में। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध है संविधान के अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में उपाधियों का निषेध बताया गया है अनुच्छेद 18 में। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंध अनुच्छेद 26 में। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में। उपाधियों का निषेध 18 में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद ने। केशवानंद भारतीवाद ने, केशवानंद भारतीवाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया केशवानंद भारतीवाद ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बुनियादी ढांचा बताया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में। नेक्स्ट, किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने। क्वेश्चन है किस वाद, कह रहे किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद ने भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की। भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने। संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर इसको जो है भाग 12 अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 का में स्थान दिया गया है, 300 का में जोड़ दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट, संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा। संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा। 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान 44वें संशोधन द्वारा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? 44वें किस संशोधन के द्वारा
संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया 44वें संशोधन द्वारा। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से किस अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकार श्रेणी से हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों को के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया वह है 44वां संशोधन। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया वह है 44वां संशोधन। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया वह है 44वां संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? विरोध का अधिकार। कह रहे हैं कौन सा संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? विरोध का अधिकार। 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है विरोध का अधिकार। समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन विरोध का अधिकार जो है 6 मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार। समान आवास का अधिकार संविधान प्रदान नहीं करता है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 5 द्वारा स्वीकृत है, वे हैं अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 में जो है समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? सूचना का अधिकार। कह रहे हैं कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? सूचना का अधिकार। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? सूचना का अधिकार। कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? सूचना का अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का।
भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है ब्रिटिश नागरिक। नेक्स्ट, किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है सर्वोच्च न्यायालय ने आवास के अधिकार और विदेश यात्रा अधिकार को। विदेश यात्रा का अधिकार और आवास के अधिकार को। विदेश यात्रा के अधिकार और आवास के अधिकार को। विदेश यात्रा के अधिकार और आवास के अधिकार, आवास का अधिकार और विदेश यात्रा के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। मान्यता दी, मौलिक अधिकार माना है आवास का अधिकार और विदेश यात्रा के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना है? इसे माना है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, कह रहे हैं कि निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ठीक है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ठीक। नंबर 2, इसे अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ठीक, 2 भी सही हो गया। 3, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने के लिए कोई विधिक उपबंध नहीं है। नेक्स्ट, मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 14। नेक्स्ट, कह रहा है कौन सा अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, तो इसमें भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। 2, 3, 4 ये जो है सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। ये जो तीन ऐसे जो है प्राविधान हैं जो सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? अनुच्छेद 14 और 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से। अनुच्छेद 14 और 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को 14 और 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। समाजवाद के साथ अनुच्छेद 14 और 16 को मिलाकर पढ़ने से। नेक्स्ट, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत ओबीसी को आरक्षण दिया गया है संविधान में 15(4) और 16(4) के तहत। संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत 15(4) और 16(4) के तहत
आरक्षण दिया गया ओबीसी को, संविधान में आरक्षण दिया गया 15(4) और 16(4) के तहत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) और 16(2)। फिर से समझेंगे क्वेश्चन को। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) और 16(2)। भारतीय संविधान मान्यता देता है, क्या मान्यता देता है भारतीय संविधान? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। ये 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है। संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 21 का में इसको जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये मूल अधिकार है, ध्यान रखना इसको। ये जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21 का में जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया है, वैसे तो 2002 में संशोधन हुआ है और ये जोड़ा गया है, लागू हुआ है समझो 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट, कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार। कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार।